Hello everyone, this is me Kapil Sikka. I welcome you all to PW UPSC वाला। तो फ्रेंड्स, जैसा अभी तक हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है, यही हमारे फोकस बैच का ऑब्जेक्टिव भी है कि कॉम्प्रिहेंसिवली आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाए। तो ऐसे में आपने देखा अभी तक हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक, 51 तक इनफैक्ट सारी चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरेटिकली पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट को समझा। आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को करेंगे। आर्टिकल नंबर 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल नंबर 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकल नंबर 52 की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आ जाती है दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन 63 ऑनवर्ड्स की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन अल्टीमेटली अटॉर्नी जनरल। तो सबसे पहले समझेंगे अबाउट दी प्रेसिडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब जहां पे लॉस पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ पे एक नॉमिनल हेड भी हैं। वो एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऑफिस है जिनको हम कहते हैं दी प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो भी यही कहता है दैट देयर शैल बी दी प्रेसिडेंट हु विल बेसिकली टेक अप ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द यूनियन। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनियन की, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं आते। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि कौन कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल। तो ये लोग मिलके क्या बनाते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। हमने क्या देखा कि जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 52 में, वो उस यूनियन के नॉमिनल हेड हैं। साथ ही साथ रियल हेड कौन है? रियल हेड हैं हमारे पीएम। ये चीजें हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। अब चलते हैं एग्जैक्टली प्रेसिडेंट के ऑफिस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीजें प्रेसिडेंट के ऑफिस से पूछी जा सकती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 आप देखेंगे दैट ही इज द फर्स्ट सिटीजन, है ना, ही रिमेन्स द फर्स्ट सिटीजन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट उनका काम क्या है? ही इज देयर टू प्रोटेक्ट यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी। ये इनका एक ड्यूटी है, ऑब्जेक्टिव है। अब जितनी भी एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं या जितनी भी एग्जीक्यूट करने की पावर्स हैं, ये आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट को दी गई हैं। यानी प्रेसिडेंट का काम क्या है? प्रेसिडेंट का काम है सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को देखना। प्रेसिडेंट का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अपॉइंट करना। प्रेसिडेंट का काम है जितने भी लॉज बन के जा रहे हैं पार्लियामेंट से उसको असेंट देना। प्रेसिडेंट का काम है फाइनेंसेस पे एक कंट्रोल रखना, चेक रखना। प्रेसिडेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है या पार्लियामेंट जो है वो ठीक से काम करती रहे, इस पे चेक रखना। तो इसके लिए काफी ज्यादा पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई हैं। ये पावर्स अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। इसे डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 54 और 55 क्या कहता है। आर्टिकल 54 और 55 कहता है कि ये प्रेसिडेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट जिनको हम यहाँ रखने की या जिस ऑफिस को हम डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं, ये ऑफिस बनेगा कैसे, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होंगे। तो 54 बात करता है एक इलेक्टोरल कॉलेज की। आर्टिकल 54 कैटेगरिकली कहता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेगा। द आइडिया इज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब मैंने आपसे क्या कहा कि प्रेसिडेंट हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, पीएम हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं। हमने अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप को ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। ये हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। लेकिन हमें एक प्रेसिडेंट भी रखने थे, हमें एक नॉमिनल हेड भी रखने थे, तो वो ऑफिस हमने यूएसए से लिया और इनडायरेक्टली उसको इलेक्ट कराया। तो यही बात आर्टिकल 52 कहता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या करेगा? ये इलेक्टोरल कॉलेज इनडायरेक्ट इलेक्शन करेगा प्रेसिडेंट का। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होंगे लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है कंट्री में उन सब के इलेक्टेड मेंबर्स,
अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी। और अब थोड़े दिन में आप एक अमेंडमेंट देखोगे आर्टिकल 54 में, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड किया जाएगा। तो यही कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर भी अब, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, लेकिन यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर है, तो जम्मू एंड कश्मीर का एडिशन यहां पे आपको दिखेगा। और इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज का एक्सपेंशन हो जाएगा। यह लिखा है आर्टिकल नंबर 54 में। यहां पे एक फैक्ट समझिएगा। फैक्ट यह है कि आर्टिकल 54 एक एक्सप्लेनेशन की भी बात करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहां पे कि लेटस से इसमें से कुछ एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर मिसिंग हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो कॉलेज, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर रहे हैं। अब यहां पे उन्होंने ब्रॉड कैटेगरीज बता दी, इसमें से कुछ एक मिसिंग है। जैसे मानिए आप कि यूपी में या हिमाचल में अभी गवर्नमेंट इलेक्ट ही नहीं हुई है, गवर्नर रूल लगा हुआ है, या फिर किसी और स्टेट में गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई अदर मैटर की वजह से इलेक्शंस चल रहे हैं, तो क्या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो पाएंगे? और उसी समय प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी करने हैं, तो क्या करें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन को पेंडिंग करें, तो पोस्टपोन करें? यह चीज लिखी है आर्टिकल 54 में। 54 कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट बिकॉज इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी है, जस्ट बिकॉज इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ मेंबर्स अवेलेबल नहीं है, या किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस नहीं रोकेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन अपनी डिजायर्ड डेट पे, अपनी ड्यू डेट पे किए जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां पे एक वैकेंसी इलेक्टोरल कॉलेज में क्रिएटेड है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन, या फिर हमने इतने मेंबर्स की बात करी, तो कुछ एक मेंबर्स तो बच गए होंगे ना, कुछ एक मेंबर्स तो नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, कुछ एक मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर का कंटेस्टेंट्स नहीं बनेंगे, ठीक है, वोटर्स नहीं बनेंगे, सॉरी। तो कौन होंगे वो होंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, कहां के? लोकसभा के, राज्यसभा के, ठीक है। साथ ही साथ वो नॉमिनेटेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर्स नहीं होंगे। अब देखो, जब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की, तो हम पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे आर्टिकल 81 में कि लोकसभा में तो अब नॉमिनेटेड मेंबर्स बचे नहीं, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं पूरी कंट्री में, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो हमें आर्टिकल 52 समझ लिया, 53 समझ लिया, 54 समझ लिया। अब बात आती है आर्टिकल 55 की। 55 कहता है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वो तो ठीक है, आपने इलेक्टोरल कॉलेज तो हमें बता दिया, अब आप ये बताओ कि इलेक्टोरल कॉलेज जो वोटिंग करेगा, जो इलेक्शन करेगा, वो इलेक्शन होगा कैसे? कोई तरीका है, कोई मैनर है, कोई फॉर्मूला है, कोई एक मेथड होगा ना? बिल्कुल है। आर्टिकल 55 ने उस मेथड को क्लियरली लिख के बताया। 55 ने कहा कि देखो, हम एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन कराएंगे। कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? मतलब यह है कि कंट्री के सारे स्टेट्स जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपनी प्रोपोर्शनैलिटी में वोटिंग करें, ठीक है। अब मैटर आ जाता है कि प्रोपोर्शनैलिटी किसकी? प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जैसी पॉपुलेशन, जो नंबर पॉपुलेशन का, उतने ही ज्यादा वोट्स, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी फंडा ये कहता है कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए मेथड में, मैटर में, और जैसी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वोट्स जो हैं वो होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिकल 55 में ये बात लिखी गई। अब क्योंकि हमें पता है कि दिस इलेक्शन इज इनडायरेक्ट इन नेचर, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये हमने देख लिया। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन में हमारे एमपीज एंड एमएलए क्या करते हैं? वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमें रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बिहाफ पे दे वोट इन द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अब जिस एक एमपी के अंडर में, या फिर एमपी के अंडर में तो आप देखोगे कंट्री वाइड
सेम पॉपुलेशन होती है, हर एक एमपी के अंडर लगभग सेम पॉपुलेशन होती है। एमएलए के केस में चेंज हो जाता है। तो जैसी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उतने उसकी वोट की वैल्यू होगी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी से क्या होता है, वोट की वैल्यू डिसाइड की जाती है। अब ये वोट की वैल्यू क्या हुई, जैसे मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं, अभी आप वोटिंग करने गए होगे, गुजरात से हो तो अभी अभी वोट दिया होगा, हिमाचल से दिया होगा, आपने एक वोट डाला, ठीक है भाई, एक पर्सन एक वोट डाल सकता है, आपने एक वोट डाला। अब आप मुझे ये बताओ कि आपका एक वोट काउंटिंग में कितना आएगा, मतलब आपने एक वोट दिया, जब मैं उसे काउंट करूंगा तो कितना आएगा, एक ही तो होगा। तो आपके वोट की क्या वैल्यू है, 1 वोट इक्वल्स टू 1 वैल्यू। लेकिन एमपीज और एमएलए यहां पे इस तरह से नहीं करते हैं। वोट तो उनका 1 होता है, वोट वो भी एक ही देते हैं, एक ही बार देते हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। अब ये वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फॉर्मूलेज लिखे गए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एमएलए के वोट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो जो टोटल पॉपुलेशन है, एमएलए के वोट के केस में जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की, उसको आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इनटू 1/1000। सिमिलरली एमपी की जो टोटल सम है सारे इलेक्टेड मेंबर्स का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिवाइडेड बाय सम ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इस तरह से आपने एक वोट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो एमपी के वोट की वैल्यू, एमएलए की वोट की वैल्यू निकाल ली गई है। तो इस तरह से वोट की वैल्यू आती है। वोट एक ही होता है, एक वोट के आगे जो वैल्यू एसोसिएटेड होती है वही वोटिंग में यूज की जाती है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू कितनी होगी, किस तरह से ये निकाली जा रही है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी एग्जाम्स में हो सकता है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एंड अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें अब इतना ज्यादा समझने का कुछ है नहीं। अब बात आ जाती है, हमने देखा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। एक और तरीका होता है, वो होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सबसे पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी स्टैब्लिश करी इस फॉर्मूले से, वोट की वैल्यूज जो है वो स्टैब्लिश करी। अब नेक्स्ट जो हमने किया दैट इज अबाउट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ व्हाट इज दिस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? देखो क्या होता है, जब आप वोट करने जाते हो तो आपने एक कैंडिडेट को वोट किया, अब वो कैंडिडेट जीते या हारे आपका वोट उसी का वोट रहेगा। लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, प्रेफरेंशियल वोटिंग का सिस्टम होता है एंड प्रेफरेंशियल एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। मतलब लेट अस से कि आप जब वोट करने जाएंगे तो आपको एक बैलेट पेपर मिलेगा, आपको एज एन एक एमपी को एक बैलेट पेपर मिलेगा, एक एमएलए को एक बैलेट पेपर मिलेगा, ठीक है। अब इस बैलेट पेपर को कैसे यूज करना है ये एक बार समझते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं कि मेथड होता कैसे। देखो सबसे पहले क्या चीज होती है, लेट अस से कोई पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ठीक है। मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट आई विल डू, आई विल कंटेस्ट द इलेक्शंस, मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन जो है पूरा प्रोसेस रखेगी और मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, ठीक है। मैंने वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे एक बात और करनी होगी, इलेक्टोरल कॉलेज के जिनकी अभी हमने पीछे बात करी वहां के 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की लिस्ट चाहिए। मतलब मेरा नाम 50 लोग प्रपोज करें, 50 लोग लिख के दें कि हाँ ये पर्सन को इलेक्शन लड़ने दो, ठीक है, हम इसे जानते हैं, और 50 लोग उसको फिर बैक करें, मतलब उसको उसको री आइट्रेट करें कि हाँ ये पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है, इसे लड़ने दो। तो इस तरह से मेरा कैंडिडेचर फाइनल हुआ। अब कैंडिडेचर फाइनल हुआ तो फिर वोटिंग का दिन आया, वोटिंग का दिन आया तो बैलेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बैलेट पेपर क्या हुए, वो पेपर्स जिसपे आपको मार्क करना होता है अपना प्रेफरेंस। अब बैलेट पेपर को लेके कुछ कुछ चेंजेस किए गए रिसेंटली। जैसे जब लोकसभा का होगा तो लोकसभा के एमपीज को ग्रीन बैलेट पेपर दिए जाते हैं, और मतलब पार्लियामेंट के एमपीज को, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पिंक दिए जाते हैं। ये काउंटिंग के चक्कर में डिफरेंशिएट करने के लिए रखे गए हैं जिससे कि वोट मिक्स ना हो, तो इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि बैलेट पेपर्स मिले एंड बैलेट पेपर्स के बाद कैंडिडेट से कहा गया, बैलेट पेपर के बाद वोटर से सॉरी कहा गया, इलेक्टोरल कॉलेज से कहा गया कि आप
प्रेफरेंशियल वोटिंग कीजिए। नाउ व्हाट इज दिस प्रेफरेंशियल वोटिंग, ये एक बार समझते हैं। देखो नंबर वन आप देखेंगे प्रेफरेंशियल वोटिंग में क्या होगा कि एक बैलेट पेपर में कुछ एक नाम लिखे होंगे। एक बैलेट पेपर में आपको नाम मिलेंगे। किस किस के नाम होंगे? सबके नाम होंगे। नंबर वन, कैंडिडेट नंबर टू, कैंडिडेट नंबर थ्री, कैंडिडेट नंबर फोर, कैंडिडेट नंबर फाइव। तो ये आपका बैलेट पेपर हुआ, आप वोटर हैं, आपने वोट किया, आप कोई एमपी एमएलए हैं। अब आपने कहा इसको मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, मैं चाहता हूं नंबर वन जीते। लेकिन अगर नंबर वन नहीं जीतता है तो नंबर थ्री जीते, अगर नंबर थ्री नहीं जीतता है तो नंबर फोर जीते, या फिर नंबर सेकंड जीते। तो इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग। अब आप वोटिंग करने गए होगे, आपने वोटिंग में देखा होगा आपको प्रेफरेंस नहीं मार्क करनी होती, वहां पे आपको एक ही ऑप्शन को मार्क करना होता है ना। काश यूपीएससी में भी होता प्रेफरेंशियल सिस्टम, कोई बात नहीं, ए नहीं सही तो बी सही, बी नहीं सही तो सी सही, कोई तो सही होगा। तो यहाँ ऐसा ही होता है कि ए वन नहीं तो टू, टू नहीं तो थ्री, थ्री नहीं तो फोर, कोई तो जीते। तो इस तरह से क्या होता है, प्रेफरेंसेस मार्क कर दी जाती हैं। तो हर वोटर अपनी अपनी प्रेफरेंसेस मार्क करके जो है वोट जमा कर देता है। अब क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं काउंटिंग के टाइम में उतनी बास्केट्स रखी जाती हैं। अब बास्केट्स में क्या होगा, लेटस से हमने एक बैलेट उठाया, ठीक है, कमीशन क्या करती है, काउंटिंग कर रही होती है, बैलेट उठाती है। उस बैलेट पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो वन को दी गई है, वन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। तो ये वाला जो बैलेट होगा ये इस बास्केट में चला जाएगा। सिमिलरली ऐसा कोई बैलेट टू के लिए भी आया होगा जिसमें टू को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, इसको यहां पे लिख के ही कर लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव, यहां पे टू को मिली है फर्स्ट प्रेफरेंस। एक और बैलेट है, यहां पे थ्री को मिली है फर्स्ट प्रेफरेंस, थ्री को मिली है फर्स्ट प्रेफरेंस। एक और बैलेट है, यहां पे फोर को मिली है फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ऐसे बहुत सारे बैलेट्स हैं, है ना। ऐसे लगभग आप देखेंगे 4000 एमएलए हैं, 4600 और 700 प्लस एमपीज हैं। तो ऐसे 5000 के आसपास मान लीजिए बैलेट्स हैं। कुल मिला के टोटल 11 लाख वोट की वैल्यू आती है। तो इतने सारे बैलेट्स हैं। अब क्या करें इन सब बैलेट्स का, अब इनकी काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग हुई, अब हमने देखा ये वाला बैलेट में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको है, कैंडिडेट नंबर वन को है। तो कैंडिडेट नंबर वन की बास्केट में इसको रख दिया जाएगा। इसमें किसको है, इसको कैंडिडेट नंबर टू की बास्केट में रख दिया जाएगा, इसको कैंडिडेट नंबर थ्री की बास्केट में रख दिया जाएगा, इसको कैंडिडेट नंबर फोर की बास्केट में रख दिया जाएगा। तो ये हो गया कि वोटिंग हो गई फर्स्ट प्रेफरेंस से या प्रेफरेंशियल सिस्टम से। अब वोटिंग के बाद काउंटिंग होनी स्टार्ट हुई। काउंटिंग के बाद वोट्स इस तरह से डिवाइड किए गए, जिसका जैसा प्रेफरेंस, जिसका पहला प्रेफरेंस जिसको मिला है, जिस बैलेट में जो पहला प्रेफरेंस है वो, उसको वो वोट एलोकेट कर दिया गया, वोट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। अब वोट काउंट किए, वोट काउंट होने के बाद एक बात ध्यान रखनी है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आनी चाहिए। कोई एक कैंडिडेट इसमें से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आए, मतलब उसके पास 50% डिवाइडेड बाय 2+1 वैलिड वोट्स होने चाहिए। मतलब लेट अस से अगर 11 लाख वोट, एक नंबर मान लेते हैं, अगर 11 लाख टोटल वोट्स हैं, वैल्यू के हिसाब से 11 लाख वोट्स हैं, तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 2 5.5 लाख प्लस 1, ठीक है, 5.5 लाख प्लस 1 जो है उसको वोट मिलने चाहिए पहले काउंटिंग के बाद। लेट अस से पहली काउंटिंग के बाद ऐसा नहीं हुआ। देखो आइडियली क्या होता है कि जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिसके एमएलए ज्यादा होते हैं, जिसके एमपी ज्यादा होते हैं, प्रेसिडेंट उनकी तरफ से आता है, क्योंकि वहां बहुत क्लियर होता है कि वही जीतेंगे। लेटस से पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा कोलिशन वाली गवर्नमेंट चल रही है, क्लैरिटी कहीं पे नहीं है कि किस तरह से वोट या एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को मिलेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, पहली काउंटिंग करी और फर्स्ट काउंटिंग के बाद पता चला कि नहीं, किसी के पास भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई है। यहां पे जो आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी देख रहे हैं ये किसी भी एक कैंडिडेट को नहीं मिली है। फिर आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, सेकंड काउंटिंग करेंगे। तो सेकंड काउंटिंग कैसे करेंगे, सेकंड काउंटिंग में देखेंगे सबसे कम वोट किसके पास आए हैं, ठीक है। तो सेकंड काउंटिंग में क्या होगा, तो कैंडिडेट
with least number of votes shall be eliminated. जिसके पास सबसे कम वोट होंगे उसको हटा दिया जाएगा. हम मान के चल रहे हैं इसके पास सबसे कम वोट थे, इसको हटा दिया. अब इसके पास से 50 वोट्स निकाल, मतलब लेटर से इसको 50 ही वोट्स मिले थे, इसके पास 50 वोट्स थे, इसके 50 बैलेट निकाल लिए, हटा दिया इसको और इसके बैलेट्स ले लिए. अब ये देखा कि इसके जो बैलेट्स हैं उसमें सेकंड प्रेफरेंस किस किस की थी. ठीक है, एक बैलेट में ये सेकंड प्रेफरेंस थी तो वो बैलेट यहां डाल दिया, एक बैलेट में ये सेकंड प्रेफरेंस थी, एक बैलेट में ये सेकंड प्रेफरेंस थी. तो वोट इस तरह से डिवाइड कर दिए जाएंगे, जिसका इसका भाई क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो एक खुद था, इसके बाद कोई सेकंड प्रेफरेंस भी रहा होगा इसके बैलेट में, तो इसके पास जो बैलेट्स हैं उसमें जिस जिस के आगे 2 लिखा हुआ है उसकी बास्केट में वो वोट डाल दिए जाएंगे. क्लियर हो रहा है मैटर. ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से काउंटिंग की जाएगी और ये काउंटिंग होने के बाद लेटर से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अटेन हो गई तो फिर जिसके पास भी आई वो डिक्लेयर्ड विनर हुआ. ये नंबर तब तक चलता रहेगा जब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना आए. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कब आएगी, एकदम लास्ट में जाके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2 कैंडिडेट्स के बीच में आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से जब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आएगी ये चलता रहेगा. यूजुअली ऐसा बहुत रेयर होता है, हुआ नहीं है कि इतनी बार काउंटिंग करनी पड़ी हो. फर्स्ट काउंटिंग के बाद ही मैटर क्लियर हो गया था. 1969 में एक बार ऐसा हुआ था कि 2 बार काउंटिंग करनी पड़ी थी. तो अल्टीमेटली आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया. तो सिंपल हो गया. तो सबसे पहले हम एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं अगर कंफ्यूजन है. कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए. ठीक है, बैलेट पेपर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं. देन अल्टीमेटली प्रेफरेंसेस जो हैं वो मार्क कर दी गई हैं और प्रेफरेंस को मार्क करने के बाद वोटिंग की काउंटिंग जो है वो करी गई है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं काउंटिंग का फेज 1 चला. फेज 1 में एकदम क्लियरली हमने देखा कि पहले प्रेफरेंस वालों को काउंट किया गया. फिर नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि अगले जब एक पर्सन नहीं क्लैरिटी ला पाता तो नेक्स्ट में अगले को देखा जाएगा, फिर थर्ड को देखा जाएगा. इस तरह से सो एंड सो फोर्थ काउंटिंग चलती रहेगी. क्लियर है? ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, इसमें इतनी डाउट आपको होने नहीं चाहिए. नेक्स्ट एक देखते हैं टॉपिक. अब डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अगर आते हैं, अगर इस पूरे के पूरे सिनेरियो में डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स आते हैं तो क्या करना चाहिए. देखो सबसे पहले अगर कोई भी डाउट या डिस्प्यूट आता है तो आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास. मतलब कैंडिडेट जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास. देन उसके बाद नेक्स्ट अब देखेंगे कि जस्ट बिकॉज वैकेंसी थी इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जाएगा इलेक्शन. और अगर इलेक्शन वॉइड हो जाता है, लेटर से पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रेसिडेंट तो एक पर्सन अपॉइंट हो गया, इलेक्ट हो गया, 1 मंथ उसने काम कर लिया. 1 मंथ के बाद क्या होता है कि उस पर्सन को कोर्ट कह रहा है कि उसका इलेक्शन नल एंड वॉइड है, पर्सन को हटाया जाएगा. तो जो 1 मंथ उसने काम किया है वो काम जो है नल एंड वॉइड नहीं होगा. ठीक है, जब फ्रेश प्रेसिडेंट आएगा तो फ्रेश वर्क जो है वो स्टार्ट किया जाएगा. ये क्लियर हो गया आई गेस. अब चलते हैं आर्टिकल 56 पे. 56 क्या कहता है, 56 कहता है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की टर्म क्या है. ठीक है, क्या टर्म रहेगी. देखो सबसे पहली बात है, टर्म के साथ साथ ऑफिस की बात भी करता है. सबसे पहले बताता है कि 5 साल के लिए एक पर्सन प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे. देन उसके बाद अगर उनको रिजाइन करना है तो वो किसको रिजाइन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे. जैसे ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे वो रेजिग्नेशन इमीडिएटली लोकसभा के स्पीकर को कम्युनिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है. ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे कि अगर एक प्रेसिडेंट की टर्म 5 साल पूरी हो चुकी है एंड आफ्टर 5 इयर्स अभी फ्रेश इलेक्शन नहीं हुए हैं, नए कैंडिडेट अभी ऑफिस में नहीं आए हैं, तो प्रेसिडेंट तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक नया कैंडिडेट नहीं आता. क्लियर है, ध्यान रखना. अब इसी तरह से 57 की बात करें. आर्टिकल 57 क्या कहता है, 57 कहता है कि एलिजिबिलिटी है री इलेक्शन की. मतलब एक पर्सन एक बार प्रेसिडेंट बना
तो फिर वो री इलेक्ट हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी बार या कौन से ऐसे प्रेसिडेंट है जो 2 बार 2 टर्म लेके गए, कोई ऐसे हैं? अब अल्टीमेटली लेट अस से पर्सन एक बार कैंडिडेट, एक पर्सन प्रेसिडेंट बना, 5 साल की टर्म पूरी करी, तो 57 कहता है कि वो री इलेक्ट हो सकते हैं। अब 57 ये नहीं कहता कि हाउ मेनी टाइम्स, ये कहीं नहीं लिखा, तो हम मान के चल रहे हैं कि री इलेक्शन इज पॉसिबल एन नंबर ऑफ टाइम्स। वहीं पे ऑन कंट्री आप देखोगे यूएसए में एक प्रेसिडेंट 2 ही टर्म्स कर सकता है, 2 टर्म्स कर सकता है। वो 2 टर्म जो है या तो आपकी वैसे हो सकती हैं, लेट अस से मतलब कॉन्जिक्यूटिव इन नेचर हो सकती हैं, एक साथ 2 टर्म कर ली, जैसे ओबामा 2018 से 2016 तक, ठीक है, या फिर जैसे ट्रंप 2016-2020 एक टर्म, एंड नाउ ट्रंप क्या कर रहे हैं, 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर बन गए तो ये सेकंड टर्म, अगर यहां पे नहीं बने तो कभी आगे। तो इस तरह से यूएसए में 2 टर्म्स अलाउड हैं। अब वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी हो सकती है, वन आफ्टर अनदर, और वो एक गैप में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये यूएसए का है। इसी तरह से रशिया में था, लेकिन रशिया में अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। रशिया में क्या होता था, रशिया में भी पहले 2 टर्म का ही प्रिंसिपल था, लेकिन 2 टर्म फिक्स नहीं थी, मतलब फिक्स वाला प्रिंसिपल नहीं था। मतलब जैसे पुतिन जो है वो 2000 से लेके 2008 तक प्रेसिडेंट बने, फिर उनको 4 इयर्स का ब्रेक लेना पड़ा। वहां पे ये लिखा है कि कोई भी प्रेसिडेंट 8 ईयर से ज्यादा, 2 टर्म से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिवली प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। अगर वो ब्रेक ले लेता है तो फिर वो फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक। अब तो खैर वहां पे चीजें ही चेंज हो गई हैं, फिर से पुतिन ने कंटिन्यू कर लिया। तो ये एक इस तरह का भी फॉर्मेट वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो इस तरह से हमें पता चला क्या डिफरेंस है हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के और हमारे यहाँ पे री इलेक्शन के प्रोसीजर का। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 58 पे। 58 क्या कहता है? 58 बात करता है क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो पर्सन प्रेसिडेंट बनना चाहता है क्या उसकी कोई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया। सबसे पहला वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अब देखो यहां पे ये नहीं मेंशन कौन सा सिटीजन, हमने जब सिटीजनशिप पढ़ा था हमने 5 तरह की सिटीजनशिप देखी थी। यहां पे इस तरह का कोई मेंशन नहीं है कि कौन से तरह का। यूजुअली कई जगह लिखा हुआ है कि पर्सन बाय बर्थ एंड नेचुरलाइजेशन, यही 2 बन सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन बस ये कहता है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जबकि इफ यू सी इन यूएसए अ पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी द सिटीजन बाय बर्थ, मतलब यूएसए में ही वो पैदा हो तभी उसको प्रेसिडेंट बनने दिया जाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, बस सिटीजन होना चाहिए। देन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे तो आर्टिकल 102 में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है, बट मैं वैसे बता देता हूं कि अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट है, कोई पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, तो वो कोई और गवर्नमेंट में पोस्ट नहीं ले सकता, ठीक है। कि प्रेसिडेंट भी हैं और ओएनजीसी के डायरेक्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद एक और क्वालिफिकेशन है कि 35 इयर्स एज मिनिमम और लोकसभा के मेंबर बनने लायक, लोकसभा के मेंबर बनने लायक द पर्सन शैल बी द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली हैं। इतना नेक्स्ट चलते हैं 59। 59 क्या कहता है कि क्या कंडीशंस होंगी। अब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होंगे, ऑब्वियसली हम देख ही चुके, ना पार्लियामेंट के ना स्टेट लेजिस्लेचर के। अब चलते हैं आर्टिकल 60 पे। ओथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को? तो ओथ शैल बी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड और एनी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ओथ में करेंगे क्या? ओथ में क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि देखो मैं जो है वो प्रिजर्व करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा और डिफेंड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को। तो क्या कहा गया प्रेसिडेंट को कि आप ओथ में बोलो कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड आई विल डिवोट माय सर्विस फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, और मैं भारत के लोगों का ये सर्विस में डिवोटेड रहूंगा। ये ध्यान रखना। इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने कई जगह पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट लिखा होता है, बट इससे समझ में आता है कि प्रेसिडेंट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टडी रखना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर
सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में भी कस्टडियन होता है। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट मार्क था। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कि चलो सब कुछ ठीक है, हमने ये देखा एक पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा, हमने ये देखा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, हमने देखा इलेक्शन कैसे होगा, देन क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, कैसे ऑफिस में बैठेंगे, चलेगा। आर्टिकल 61 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हुआ, ठीक है, तो फिर क्या क्या किया जाएगा, मतलब किस तरह से। देखो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को हमें इंपीच करना पड़ा तो हम प्रेसिडेंट को इंपीच करेंगे। तो एक तरह से ये क्या है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का भी पार्ट है। चेक्स एंड बैलेंस मतलब चेक्स एंड बैलेंस का मतलब है प्रेसिडेंट किसके पार्ट है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, फिर एक लेजिस्लेचर है, फिर एक जुडिशरी है। अगर प्रेसिडेंट कोई चीज ठीक से नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ने क्या किया, वायलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो लेजिस्लेचर क्या करेगी, प्रेसिडेंट को इंपीच कर देगी, इंपीच कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, और ये इंपीचमेंट कहां लिखा है, ये लिखा है आर्टिकल नंबर 61 में। अब देखते हैं इंपीचमेंट का प्रोसीजर क्या है। देखो इंपीचमेंट के लिए वायलेशन ग्राउंड्स है, तो ये क्या हो गया, ग्राउंड्स इस वजह से निकाले जाएंगे। अच्छा, व्हाट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपसे पूछूं, डिफाइन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डज कॉन्स्टिट्यूशन हैज दिस डेफिनेशन, यू विल से नो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई डेफिनेशन दी ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बस ये कहते हैं कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पे प्रेसिडेंट हटा दिए जाएंगे या हटा दी जाएंगी। अब क्या है वो वायलेशन, ये मेंशन नहीं है, क्या मतलब है उस वायलेशन का, ये मेंशन नहीं है। तो दिस इज हाउ इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो डेफिनेशन इज गिवन। अच्छा, अब चलो हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। अब क्या होगा, देखो प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए ये प्रोसेस दोनों हाउसेस से निकलेगा। अब दोनों हाउसेस में कैसे कैसे होगा, एक बार ये समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी भी एक हाउस में इस इंपीचमेंट को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किसी भी एक हाउस में, ईदर वन, इट कैन बी लोकसभा, इट कैन बी राज्यसभा, कोई एक हाउस जो है वो इस मैटर को इनिशिएट कर सकता है इंपीचमेंट के। अब जैसे ही इंपीचमेंट का इनिशिएशन की बात होगी, तो उस हाउस के 1/4 मेंबर रिटन में अपने चेयरमैन या स्पीकर को रिटन में देंगे कि हमें प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन लाना है। अब वो इंपीचमेंट मोशन एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस, हाउस को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को इंटीमेट किया जाएगा कि आपके अगेंस्ट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे इंपीचमेंट की डिमांड आई है। अब वो हाउस जो है, वो हाउस उस डिजायर्ड डेट पे बैठेगा। अब उस डिजायर्ड डेट पे क्या करेगा, वो वोटिंग करेगा, और वोटिंग कौन सी होगी, वोटिंग होगी स्पेशल, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ हाउस। ठीक है, यानी 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ हाउस। ये सबसे टफेस्ट है, याद रखना। आर्टिकल 61 वाली जो स्पेशल मेजॉरिटी है, दैट इज द टफेस्ट, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। लेट अस से लोकसभा की मेंबरशिप क्या है, 543, तो 543 इंटू 2/3 नंबर्स चाहिए प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए। ये तो एक हाउस हुआ, दिस इज वेरी टफ, बहुत मुश्किल हो जाता है इसे लाना। चलो आप लोकसभा में ले भी आए, क्योंकि लोकसभा में आपके पास फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। अब क्या होगा, एक हाउस ने इसको पास कर दिया, अब एक हाउस जो है पास करेगा, अब ये मैटर पहुंचेगा सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में इस मैटर को भेज दिया जाएगा, सेकंड हाउस में भी वो मैटर फिर से वैसे ही चलेगा, मतलब मैटर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने के बाद मैटर में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सेकंड हाउस क्या करेगा, चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। याद रखना, फर्स्ट हाउस मतलब अगर पहले आपने लोकसभा से स्टार्ट किया, तो लोकसभा ने मैटर को डिस्कस किया, 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया, राज्यसभा भेजा, राज्यसभा क्या कर रहा है, यहां पे चार्जेस जो भी है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फर्स्ट हाउस ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया, सेकंड को क्यों बोला गया कि आप इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो पहले से डिसाइडेड था ना, उन्हें तो चार्जेस पता थे।
सेकंड को पता नहीं था, तो सेकंड को बोला अच्छा आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक काम करो, आप इन्वेस्टिगेट कर लो मैटर को। सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा तो यहां पे प्रेसिडेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से, भाई नो वन शुड बी ट्राइड अनहर्ड, किसी को भी बिना सुने आप उसको सजा नहीं सुनाओगे। तो प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा अच्छा भाई ये बताओ क्यों किया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट साहब कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, कहेंगे हमें तो नहीं पता, हमने तो पहली बार सुना है। तो इससे क्या होगा कि सेकंड हाउस को पता चलेगा कि कहीं पहला हाउस जो है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं चल रही है, ठीक है। और सेकंड हाउस के इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा कि पहले हाउस की बातें सही हैं या गलत है। अगर फर्स्ट हाउस की बातें सही हैं तो सेकंड हाउस भी उसी मेजॉरिटी से उसको पास करेंगे, और एक बार पास हो गए तो इमीडिएटली सेम डे सेम टाइम प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया है। क्लियर है? अच्छा, अब आता है कि हमने देखा था कि व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो क्या इंपीचमेंट में भी नहीं बैठेंगे? इंपीचमेंट में दोनों हाउसेस फुल कैपेसिटी में बैठेंगे, ठीक है। इंपीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर वाले नहीं बैठेंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है। और इसको हम एक क्वासाई जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। तभी हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की ना। भाई आप क्या कर रहे हो? इंपीच कर रहे हो, किसी को उसकी पोस्ट से निकाल रहे हो, एक जजमेंट दे रहे हो। इसलिए कहा गया कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ क्वासाई जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि लेटस से प्रेसिडेंट को आपने इंपीच कर दिया, प्रेसिडेंट चले गए, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उस पर वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो वैकेंसी कैसे कैसे आ सकती है? देखो, या तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, डेथ हो गई जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, इंपीच कर दिए गए, या प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन किसको देंगे? अपना वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अब ऐसे केस में लेटेस्ट से अगर रिजाइन हो गया है या कुछ भी ऐसा मैटर आ गया है तो फिर क्या होगा? फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बीइंग वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन के काम करेंगे। कितने टाइम तक? 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन फ्रेश कराना पड़ेगा, तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालेंगे और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के सारे फंक्शंस करेंगे। तो 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। अब लेटेस्ट से प्रेसिडेंट जो है वो 2020 में इलेक्ट किए गए हैं, 2024 में प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई। अब नए प्रेसिडेंट आए 2024 में, ये कब तक कंटिन्यू करेंगे? ये फुल नई टर्म कंटिन्यू करेंगे। कब तक? फुल न्यू टर्म जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। क्लियर है? अब इनकी यहां पे 27 में खत्म होनी थी, बट ये पहले ही चले गए, इससे मतलब नहीं है, अब फ्रेश टर्म आ गई। अब यूएसए में क्या होता है? यूएसए में लेटेस्ट से जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स ये रिमाइंडर टर्म, वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं? बस रिमाइंडर टर्म को ही सर्व करते हैं यूएसए में, ठीक है। क्लियर है? अब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं वहां पे। अब बात आती है कि हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम तक रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इलेक्शन होने तक। और यही एक रीजन है कि यूएसए से देखते हुए हमने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कोई काम नहीं करता स्पेसिफिकली। एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनके पास कोई टास्क नहीं है, उनके पास एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई पावर्स नहीं दे रखी। उनको एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बनाया राज्यसभा का, एज अ राज्यसभा चेयरमैन उनके पास पावर्स हैं, लेकिन एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनके पास कोई काम नहीं है। बस ये काम है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कंटिन्यूटी मेंटेन रखे। तो जैसे ही ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट खाली होगा फॉर एनी रीजन, ईदर बाय डेथ, बाय वैकेंसी, बाय एनी रीजन, इफ इट गेट्स वेकेंट, तो व्हाट इज टू बी डन?
इन दैट सिनेरियो वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर एंड इंश्योर दैट ऑफिस जो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहे, ऑफिस में किसी भी तरह का ब्रेक ना आए और काम जो है आगे बढ़ते रहे। ठीक है, अब लेटस से वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है कंट्री में, फिर ऐसे केस में एक एक्सेप्शन देखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये कहीं लिखा नहीं है, ये हमने कन्वेंशन से देखा, तो ये बातें ध्यान रखने की है। अब क्योंकि हमने बात की है वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि हमने बात की है कि प्रेसिडेंट की एब्सेंस में एक ऑफिस होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हम यूएसए से लेके आए हैं, तो बात आती है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसे बनता है, कैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और कैसे कंटिन्यू किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। देखो, वाइस प्रेसिडेंट के केस में आर्टिकल 63 सबसे पहले यही कहता है कि देयर शैल बी दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही विल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। उनका काम क्या होगा, 64 क्या कहता है, ही विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब राज्यसभा के मेंबर नहीं है, राज्यसभा इलेक्ट होके नहीं पहुंचे, लेकिन एक्स ऑफिशियो मतलब अदर देन द ऑफिशियल मेंबर, ही एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्योंकि देखो वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम था नहीं, तो उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया, बोला सैलरी भी वहीं से ले लो। देन उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट का काम कर रहे होंगे, लेटेस्ट से प्रेसिडेंट 2 मंथ के लिए इलनेस की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गए, उतने टाइम के लिए वो काउंसिल का काम नहीं करेंगे, एक ही ऑफिस को होल्ड करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब चलते हैं आर्टिकल 66 पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छा हमने बात तो की है वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कर रहे हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखो, फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज है। अब इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ मेंबर्स डिफरेंट हैं, दोनों हाउसेस के मेंबर्स, दोनों हाउसेस के पूरे मेंबर्स बैठते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पूरी लोकसभा, पूरी राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये पूरा का पूरा हाउस बैठता है और क्या करता है, अल्टीमेटली इस इलेक्शन के प्रोसेस को देखता है। ठीक है, अब अल्टीमेटली हमने क्या देखा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में असेंबली के मेंबर्स थे, यहां पे नहीं होंगे, और राज्यसभा और अल्टीमेटली राज्यसभा के नॉमिनेटेड होंगे। बस इतना सा हमें यहां पे डिफरेंस समझना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इनका इलेक्शन होगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन का प्रोसेस वही प्रेसिडेंट वाला ही है, ध्यान रखना, वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। आइडियली क्या है यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, प्रेफरेंशियल वोटिंग से ये इलेक्शन करा दिया जाता है और अल्टीमेटली इलेक्शन के प्रोसेस से प्रेसिडेंट आ जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की नहीं, हम ऑलरेडी इस सिस्टम को अभी अभी समझ चुके हैं। तो आर्टिकल 66 यही कहता है। ठीक है, साथ में आर्टिकल 66 एलिजिबिलिटी की भी बात करता है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 66 क्लास 3 क्या कहता है, अगेन सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई काम नहीं, बस सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। देन उसके बाद इनकी एज भी 35 ईयर्स होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट के केस में क्या था, लोकसभा, यहां पे क्या है, राज्यसभा। देन उसके बाद कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बस यही बातें ध्यान रखनी चाहिए। नाउ कम्स टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67, टर्म फिर से वही 5 इयर्स सेम। देन उसके बाद रेजिग्नेशन किसको देंगे, लेट अस से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वांट्स टू गो, तो वाइस प्रेसिडेंट विल रिजाइन टू दी प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि वो रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को। देन उसके बाद नेक्स्ट कम्स कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट इनके प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो ओथ कौन दिला रहा है, ओथ भी इनको प्रेसिडेंट दिला रहे हैं। अब ओथ में क्या लिखा जाएगा कि मैं ट्रू फेथ और एलिजेंस रखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, बस इतनी सी बात है। देन उसके बाद लेटस से रिमूव करना है, देखो कई तरीके हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस खाली होने के, या तो वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, या फिर उनको रिमूव करना पड़ रहा है। अब इनके रिमूवल का प्रोसेस उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ऑफिस के पास कुछ खास टास्क भी नहीं है, एक तरह से एक सेकेंड इन लाइन है, लेफ्टिनेंट है, कि प्रेसिडेंट जाएंगे तो फिर इनको इमीडिएटली डिप्लॉय कर दिया जाएगा थोड़े टाइम के लिए।
तो फिर कैसे करें इनका रिमूवल? तो इनके रिमूवल में भी ना बहुत क्राइसिस वाली बात आई नहीं, कुछ बहुत चर्चा हुई नहीं इनके रिमूवल में। बोले एक काम करेंगे, इनका रिमूवल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। कैसे? इनके रिमूवल का प्रोसेस राज्यसभा से इनिशिएट कराते हैं कि राज्यसभा जो है वो अपने यहां की 10 मेंबर की मेजॉरिटी से, मतलब लेटस से राज्यसभा में इस समय इफेक्टिव मेजॉरिटी 230 है। 10 मेंबर की मेजॉरिटी का मतलब हो जाता है कि राज्यसभा की टोटल सीटें जो हैं उसमें से 10 सीटें खाली पड़ी हैं, कोई मर गया, किसी ने रिजाइन कर दिया, सीट्स खाली हो गई, ठीक है, तो ये वाली हो गई 10 मेंबर वाली मेजॉरिटी। तो 10 मेंबर की मेजॉरिटी 230 है, तो फिर इस मेजॉरिटी से काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर इस रेजोल्यूशन को पास कर दें। अच्छा, रेजोल्यूशन को पास करने से पहले क्या होगा कि 14 डेज का नोटिस जो है वो सर्व किया जाएगा, बताया जाएगा कि देखो हम आपको रिमूव करना चाहते हैं और हम 14 डेज का नोटिस जो है लेके आ रहे हैं। और जैसे ही 14 डेज का नोटिस लाने की बात की जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उस समय काउंसिल के चेयरमैन नहीं बन के बैठेंगे, ठीक है, जो सेकंड इन लाइन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे, वो इस प्रोसेस को मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद 14 डेज के बाद वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग में राज्यसभा ने अपने नंबर्स बता दिए। अब जैसे ही राज्यसभा ने पास किया, मैटर पहुंच गया लोकसभा। लोकसभा कैसे पास करेगा? लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से। लोकसभा बस एक मियर रेजोल्यूशन से यह बात कह देगा कि राज्यसभा जो कह रही है वो सही है। अच्छा, जहां पे भी बात की जाती है ना कि बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस, तो रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है कि बाय सिंपल मेजोरिटी। एंड देन व्हाट इज द सिंपल मेजोरिटी? मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। जैसे आज लोकसभा में 100 ही लोग आए हुए हैं, आज वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, 100 लोग प्रेजेंट हैं, तो मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग मतलब 51 वोट्स फेवर में आने चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज हाउ ही शैल बी रिमूव्ड। ठीक है, तो सिंपल अग्रीड बाय दी हाउस ऑफ पीपल। अब बात आ जाती है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात हमने करी, तो प्रेसिडेंट के पास काम क्या क्या है? देखो, ही हैज सर्टेन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, he has certain legislative functions, then financial, judicial, diplomatic, and then ultimately military and emergency। तो एक एक करके समझते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस। और जैसे जैसे अच्छा क्लासेस आगे आगे जब बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट जब क्लास करेंगे पार्लियामेंट में, तो वहां पे पूरा प्रेसिडेंट का फंक्शन देखेंगे एज एन ऑर्डिनेंस यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन देखेंगे, लॉ मेकिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीजें आगे देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट वाली देखते हैं कि सबसे पहले है 53। आर्टिकल 53 कहता है कि कंट्री में जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे दैट शैल बी डन बाय इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और दैट शैल बी डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होगी। आप लोग का अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के नाम, प्रेसिडेंट जो है वो साइन करके भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जितने भी हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन के काम करने के तरीके भी बताएंगे। प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिस्कस कर सकते हैं, इसे हम पढ़ेंगे शेड्यूल 5 में। देन उसके बाद गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, कैसे कैसे काम करना है। अब बात आती है अपॉइंटमेंट किस किस का कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 74 पीएम का अपॉइंटमेंट करेंगे, साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे, 76 में अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करेंगे, देन 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट करेंगे, 324 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेंगे, यूपीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, देन उसके बाद गवर्नर 153 में गवर्नर और फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है 280 में, ये सारा काम प्रेसिडेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्लस नेशनल कमीशन ऑफ एससीज 338 ए, नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज 338 बी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी, ये सब काम प्रेसिडेंट करेंगे। फाइनेंशियल के केस में कोई भी मनी बिल, आर्टिकल 110 में कोई भी मनी बिल जो है, अब मनी बिल आगे पढ़ेंगे, कोई भी मनी बिल जो है वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 112 में प्रेसिडेंट जो है वो इंश्योर करते हैं कि सालाना बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लोकसभा में पहुंचे, हाउस ऑफ दी वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहुंचे। देन इसके बाद फाइनेंशियल पावर्स, कोई भी ग्रांट अगर चाहिए आर्टिकल 116 में तो वो बिना प्रेसिडेंट के नहीं ली जा सकते। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो पब्लिक पर्स के केयरटेकर भी होते हैं। कंटीजेंसी फंड भी प्रेसिडेंट के नाम पे मेंटेन किया जाता है और फाइनेंस कमीशन भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कराते हैं। देन कम्स द डिप्लोमेटिक पावर, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल
फोरम्स में जाना, इंटरनेशनल ट्रीटीज को साइन करना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करना, सब प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। सिमिलरली प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर्स होती है, ही इज द ट्राई सर्विस हेड। इतना ही है। एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 72। अब आगे हम बढ़ेंगे, हमें आर्टिकल नंबर 69 तक हमने पढ़ लिया है, 70 हमने देख लिया, 71 हमने देख लिया कि 71 क्या कहता है। एक बार 71 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 71 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी क्राइसिस है, कोई भी सिनेरियो है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली डिसाइड करके बताएगा। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी क्राइसिस आती है, कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई भी डाउट रेज होता है, देन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, वो डिसीजन फाइनल होगा। नाउ चलते हैं आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 72 बात करता है जुडिशियल पावर्स जो जो दी गई हैं। बेसिकली ऐसी पावर्स जिसके थ्रू प्रेसिडेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के चलते किसी को मसी दे पाए, किसी की सज़ा रिमिट कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 72 में लिखी हुई हैं। तो 72 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, प्रेसिडेंट कैन ग्रांट रेस्पाइट, प्रेसिडेंट कैन ग्रांट रिप्राइव, ही कैन ग्रांट रिमिशन। ठीक है, यानी कुछ कुछ केसेस में प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी मतलब प्रेसिडेंट अपने आप से डिसाइड करेंगे, कोई उन्हें फोर्स नहीं करेगा, ये हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी। इसलिए कहते हैं कि जो पार्डन की पावर्स है ना, वो किसी का राइट नहीं है। मतलब लेट अस से अगर मैं जेल में बंद हूं तो मैं प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन लिखूंगा, प्रेसिडेंट मेरी एप्लीकेशन नहीं सुन रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरा राइट है मेरी एप्लीकेशन सुनो। प्रेसिडेंट ड्यूटी बाउंड है, या फिर आप कहो कि प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स लेके बैठे हैं, वो भी ड्यूटी बाउंड नहीं है, मेरा भी राइट नहीं है। तो फिर है क्या ये एक तरह से एक डिस्क्रिशन है कि प्रेसिडेंट को लगे कोई एप्लीकेशन उनके पास आई हुई है और उस एप्लीकेशन में कुछ एक इंपॉर्टेंट केस, कोई एक ऐसा केस है जिसमें कोई वाकई में लीगल इशू है, या उसमें कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे पता चल रहा है कि वो पर्सन गलत बंद है, जेल में जो वो बंद है या जो भी उसे पनिशमेंट मिली है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन मिली है, मतलब इतने तो उसने क्राइम नहीं किया जितनी उसको पनिशमेंट दे दी गई। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट से गलती हो जाए तो आप ध्यान रख लेना, आप उस पर्सन को पार्डन दे दें, ठीक है, आप उसको मर्सी दे देना। तो इस तरह से ये सारी चीजें लिखी गई हैं आर्टिकल 72 में। ठीक, अब नेक्स्ट कम्स कि कौन कौन सी पावर्स हैं। देखो पार्डन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली एब्सॉल्विंग समवन फ्रॉम द पनिशमेंट। आज वो दोषी है, आज वो कल एक्यूज है, ठीक है, कन्विक्ट है, एक्यूज क्या कन्विक्ट है, अब तो वो आज वो कन्विक्ट है, वो प्रेसिडेंट के पास गया, बोला कि मेरे को पूरी तरह से छोड़ दो, ठीक है, तो कल प्रेसिडेंट उसको बोल देंगे जाओ तुम्हें मैंने सजा माफ की तुम्हारी, अब तुम कल से कन्विक्ट नहीं हो। सेम ये पार्डन डेथ के केस में भी होती है, डेथ सेंटेंस में, मिलिट्री केस में, कोर्ट मार्शल के केसेस में प्रेसिडेंट इस पार्डन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को सजाए मौत मिली हुई है, प्रेसिडेंट उसकी सजा मौत कैंसिल कर सकते हैं, उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इन प्रिजन में बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे शबनम वाला केस था 2021 का लास्ट केस जो बहुत फेमस हुआ था, उसमें शबनम को डेथ पेनल्टी मिली हुई है, लेकिन शबनम जो है वो बार बार एप्लीकेशन लगा रही हैं, शबनम के बच्चे, शबनम की फैमिली, कि शबनम की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसको आप आजीवन कारावास दे दो रादर देन हैंगिंग हर टिल डेथ। तो दिस इज हाउ द आइडिया ऑफ पार्डन कम्स इन। देन कम्स रिस्पाइट। रिस्पाइट के केस में क्या होता है कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, एज ओल्ड पर्सन है, तो वहां पे प्रेसिडेंट उसकी सजा कम कर सकते हैं ना, लोअर कर सकते हैं, 10 साल की मिली है उसको 5 इयर्स कर सकते हैं। देन आता है रिप्राइव। रिप्राइव के केस में टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंड की जाती है। देन आता है रिमिट। रिमिट के केस में देखो रिमिट और रिस्पाइट लगभग सेम है, रिमिट में कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, रिस्पाइट में स्पेशल है। और एक काफी इंपॉर्टेंट रहती है कम्यूट। कम्यूट के केस में क्या होता है कि लाइटर पनिशमेंट दे देना, जैसे अभी क्या पनिशमेंट मिली हुई है, अभी पनिशमेंट मिली हुई है रिग्रेस, कठोर कारावास, को प्रेसिडेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप सिंपल इंप्रिजनमेंट ले लो, ठीक है, आराम से जियो जेल में, टेंशन मत लो। तो दिस इज हाउ आर्टिकल 72 हैज बीन डिजाइंड। अब एक चीज हम आर्टिकल 111 में
यहां पे नहीं दे रखा है, ये 111 का काम है वीटो पावर। अब जरा सा इसको समझ के आगे चलते हैं, फिर 111 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वीटो पावर होता क्या है, देखो हम क्या देखेंगे अंडर आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या लिखा है, आर्टिकल 79 में ये लिखा है कि द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट का पार्ट हैं। तो कोई भी लॉ बिना प्रेसिडेंट के असेंट के, सिग्नेचर के, या कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लॉ नहीं बन सकता। आर्टिकल 111 ये कहता है कि प्रेसिडेंट किन किन केसेस में अपने सिग्नेचर रोक सकते हैं या देने चाहिए या दे सकते हैं। और वहीं से आता है कॉन्सेप्ट वीटो का। वीटो वर्ड एज सच लिखा नहीं हुआ, यह आर्टिकल 111 के इंटरप्रिटेशन से आता है, और ये हमने देखा यूएसए से, क्योंकि यूएसए में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स हैं। तो हमने कहा हमारे प्रेसिडेंट के पास भी वीटो पावर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग जब कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा से होता हुआ प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, बिल को पास कर दें, बोले एकदम परफेक्ट है जाओ। ऑप्शन नंबर 2, बिल को रोक लें, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3, बिल को वापस भेज दें। कौन से बिल को? मनी बिल को। मनी बिल मतलब जो मनी मैटर्स से, फाइनेंसेस से रिलेटेड है, आर्टिकल 1110 में। इसको डिटेल में समझेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में मनी बिल अगर नहीं है या ऑर्डिनरी बिल है तो प्रेसिडेंट बिल को वापस भेज सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना कि अगर मनी ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, लेट अस से लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा भेजा, राज्यसभा ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने वो बिल वापस राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा ने फिर से वो बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया, बिना कुछ करे प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने की, ये सब वहां देखेंगे। अभी हम वीटो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि वीटो डिटेल में भी है। देखो वीटो बेसिकली 4 टाइप्स के देखे गए जाते हैं, यूएसए से हमने सीखे। क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो यूएसए में एग्जिस्ट करता है। वहां पे क्या होगा कि लेट अस से एक बिल प्रेसिडेंट ने पास करके भेजा, ठीक है, या सीनेट ने वहां की एक बिल जो है वो पास करके भेजा, प्रेसिडेंट ने उस पे वीटो लगा दिया, ठीक है। सीनेट जो है वो ज्यादा मेजॉरिटी के साथ फिर से बिल पास कर देगी, तो अब प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं पाएंगे। ध्यान रखना ये होता है। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास आ गया। हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो भी बहुत टाइम से यूज नहीं किया गया। एब्सोल्यूट का मतलब है कि प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर देंगे, बोले बिल खत्म, बिल को ही फाड़ के फेंक देंगे, ये बिल अब कहीं नहीं जाएगा। तो यूजुअली कहां कहां पे होता है? प्राइवेट मेंबर बिल के केस में, या फिर जैसे ही बिल कैबिनेट से निकल के प्रेसिडेंट के पास पहुंचा होता है और सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता है, कैबिनेट रिजाइन कर देती है। अब ऐसे में पेप्सू के केस में हो चुका है, एक बार पेप्सू के केस में, एक बार सैलरी बिल के केस में हो चुका है कि 1954 के पेप्सू में एब्सोल्यूट वीटो यूज किया गया था, तो वहां पे बिल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कंप्लीटली हटा दिया था। अब इस समय एग्जिस्टिंग फिर कौन से वीटो बचते हैं जो यूज होते हैं? तो वो है पॉकेट वीटो और आएगा सस्पेंसिव वीटो। देखो सस्पेंसिव वीटो एक बार यूज किया गया था, बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, इसे पढ़ेंगे। पॉकेट वीटो भी 1-2 बार यूज किया गया है। सस्पेंसिव का मतलब है प्रेसिडेंट जो है वो बिल वापस भेज देते हैं। प्रेसिडेंट ने बिल को वापस भेज दिया, प्रेसिडेंट कह रहे हैं मुझे बिल समझ नहीं आ रहा, इस बिल को ठीक करके भेजो। अब जैसे ही वो बिल वापस गया और प्रेसिडेंट ने कहा इसको ठीक करके भेजो, लेकिन हाउस कह रहा है जाओ हम इसे ठीक नहीं करते, और वो उस बिल को फिर से वापस भेज देते हैं, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में प्रेसिडेंट को उस बिल को साइन करना पड़ेगा। ये मनी बिल के केस में नहीं आएगा। अब अल्टीमेटली नेक्स्ट कम्स व्हाट इज पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव में तो हमने क्या किया था? रिटर्निंग ऑफ द बिल। देन व्हाट इज द पॉकेट वीटो? पॉकेट वीटो थोड़ा सा प्रेसिडेंट के फेवरेबल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। देखो क्योंकि जब हम बिल के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट पे पहुंचा तो वो कितने समय में पास हो सकता है, कितना ड्यूरेशन उसको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास रोक के रख सकते हैं, ठीक है। तो पॉकेट वीटो बेसिकली प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। यूएसए में तो टाइम लिमिट दे रखा है
कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको बिल वापस करना है। अब लोकसभा राज्यसभा ने एक बिल पास किया और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। प्रेसिडेंट ने उठा के उसको अपने ड्रॉर में रख लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया। पॉकेट वीटो ऐसे एक तरह से एक टर्म आता है, और उसको वापस नहीं भेज रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो बिल ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमने देखा पोस्टल बिल के केस में। तो पॉकेट वीटो इस तरह से प्रेसिडेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक बात ध्यान रखना, 42nd अमेंडमेंट के बाद कुछ, सॉरी 24th अमेंडमेंट के बाद, सॉरी 24th अमेंडमेंट के बाद 24th अमेंडमेंट के बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक चेंज किया और बोले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो कंपल्सरीली प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ेंगे। क्लियर? देन आ जाता है कि प्रेसिडेंट के केस में एक जनरल हमने अभी तक डिस्कस किया, देख लेते हैं। ब्रिटिश मोनार्क की तरह है, हेड ऑफ द स्टेट है, सेरेमोनियल पोजीशन है, सील है डिसीजन मेकिंग की, और काउंसिल की एड एंड एडवाइस से बाइंडेड है। ही इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस। अब चलते हैं कि फिर काउंसिल क्या है। एड एंड एडवाइस की तो बात कर ली है, फिर ये काउंसिल क्या है। काउंसिल एक तरह से मेन न्यूक्लियस है गवर्नमेंट चलाने का। पूरी की पूरी सरकार काउंसिल से ही चलती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पे और ऐड कर लेना है कि सिचुएशनल डिस्क्रिशंस, कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई हैं। देखो, डिस्क्रिशन का मतलब होता है अपने आप से डिसाइड करना या अपने हिसाब से अपनी पावर को यूज करना, और सिचुएशन का मतलब है सिचुएशन के आधार पे। तो ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट डज नॉट हैव प्रेसिडेंट डज नॉट हैव constitutional discretion. He does not have constitutional discretion. He has situational discretion. What exactly is situational discretion? Let us say, आपको वैसे समझाता हूं कि ये लिखा हुआ है कि कितने एमपीज मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, या ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मतलब हमें यह पता है कि लोकसभा में जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी से आएगी। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन हुआ जैसे अभी मान के चलो, लेट अस से हिमाचल में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नंबर्स नहीं है पूरी तरह से, कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। जैसे वाजपेयी सरकार के साथ हुआ था कि प्रेसिडेंट ने उनको 13 दिन का टाइम दिया और बोला 13 डेज में आप प्रूव करके दिखाओ मेजोरिटी। तो इस डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के, ये कहीं लिखा भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रेसिडेंट इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। हो सकता है प्रेसिडेंट वाजपेयी साहब को ना दे के किसी और को चांस दे देते, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने इन्हें चांस क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, इन्हें दिया तो मुझे भी दो। ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का मतलब जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रेसिडेंट वैसे ही काम करेंगे, उसके अलावा काम नहीं कर सकते, वो बात अपने हिसाब से नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल 74 में लिखा है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो एड एंड एडवाइस से बाइंडेड हैं। बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर ये एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दी है तो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। लेकिन 44th अमेंडमेंट क्या कहता है? वो कहता है वन टाइम रिकॉन्सिडरेशन इज अलाउड। एक बार रिकॉन्सिडरेशन अलाउड है बस। मतलब ये हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एक एडवाइस दी, प्रेसिडेंट ने काउंसिल को एडवाइस रिकॉन्सिडर करने के लिए बोला, बोले यार एक बार फिर से सोच लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगेन सेम एडवाइस दे दी। अब प्रेसिडेंट को यह एडवाइस माननी पड़ेगी। ही इज बाउंड बाय दिस एडवाइस। क्लियर? तो ये है बेसिकली दैट प्रेसिडेंट डज नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। क्लियर है?
तो अब जब बात कर ही रहे हैं काउंसिल की, तो चलते हैं फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। क्या कहता है आर्टिकल 74? आर्टिकल 74 क्या कहता है? कहता है देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। Advice of council is binding, but हमने पीछे देखा वन टाइम रिकॉन्सिडरेशन इज पॉसिबल, ये भी हमने देख लिया। 74 क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है एनी एडवाइस टेंडर टू द प्रेसिडेंट, एडवाइस कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट। इसके केस में कोर्ट बार बार कह चुका है, कोर्ट का क्या रिप्लाई आया? कोर्ट्स का रिप्लाई क्या आया? कोर्ट कैन रिव्यू द एडवाइस। ठीक है, तो कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस इज पॉसिबल। ये एक पॉसिबल सिनेरियो है। मैटर क्लियर हुआ? ओके, नाउ लेट अस मूव टू आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 अपना उस 75 के केस में नंबर 1 क्लॉज 1, व्हेन आई से क्लॉज 1 दैट मींस 75 के ब्रैकेट में 1। अब क्लॉज 1 क्या कहेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75 क्लॉज 1 सेज दैट पीएम प्लस सीओएम कौन अपॉइंट करेगा इन्हें? प्रेसिडेंट। यूजुअली होता क्या है, देखो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद पर्सन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ, या पॉलिटिकल पार्टी हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स और सीट्स, कि भाई जिसके पास 273 एमपीज हैं लोकसभा में, वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, बोलेंगे देखो मेरे पास 273 एमपीज है, मुझे गवर्नमेंट बनाने दो। प्रेसिडेंट बोलेंगे ठीक है, 4 दिन के बाद फ्लो टेस्ट कर देना, अभी मैं आपको अपॉइंट कर देता हूं, या 5 दिन के बाद फ्लो टेस्ट कर देना, 1 हफ्ते के बाद कर देना, या कल कर दो, कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर बताएंगे इनको सबको काउंसिल बनाओ, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अपने भाई बंधु हैं, इन सबको आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ। एक चीज और ध्यान रखना, एक 1A ऐड किया गया। अब 1A में हुआ क्या, सिनेरियो कैसे चेंज हुआ 91st अमेंडमेंट से? अब 91st अमेंडमेंट 2001 में यह कहा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट टू एक्सीड मोर देन 15% ऑफ द लोकसभा। मतलब अगर लोकसभा में टोटल 500 सारे ही लोग बैठे हुए हैं, तो उसके 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किए जाएंगे। ये कैप लगा दिया गया, क्योंकि पहले क्या होता था, हर किसी को उठा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया जाता था, अननेसेसरी गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ता था, अननेसेसरी सरकार के खर्चे बढ़ते थे इतने सारे। फिर क्या होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज क्रिएट करते थे, फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता था। तो इसलिए कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कैप रहेगी 15% की। ये ध्यान रखना, 91st अमेंडमेंट से किया वाजपेयी गवर्नमेंट ने। अब चलते हैं 19 क्लॉज 2 पे। अब 19 क्लॉज 2 क्या कहता है?
अब आपसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है और स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ये बताओ प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या होता है? एक प्राइम मिनिस्टर कितने टाइम तक के लिए प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं? मतलब 5 साल, है ना? ऐसा ही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का कोई टेन्योर नहीं है, टेन्योर लोकसभा का होता है। ठीक है, अब यहां पे फंडा ये आ जाता है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर दे वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट को लगता है। टेक्निकली ये होता है कि जब तक मेजॉरिटी रहती है तब तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी लूज कर देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट उनको हटा देंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाता है इन लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके अगेंस्ट? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, एलएस मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि भाई सरकार वहीं बैठती है। हाउस ऑफ पीपल को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं, हम ही ने इलेक्शन से भेजा हाउस ऑफ पीपल को, तो इसलिए वहीं पे इनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा कि ओथ, इनको ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 75 क्लॉज 5। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और ये यूपीएससी पूछ भी चुका है। देखो, जैसे कि लेट अस से आई वांट टू बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुमारो ओनली, तो आप कहेंगे सर कैसे जाओगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनोगे? काउंसिल मतलब मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, मंत्री, तो मंत्री कैसे बनोगे? तो मैं कहूंगा कि मुझे कॉल आया है, मैं कल ही बन जाऊंगा। बोले ऐसे कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एनी काउंसिल में मिनिस्टर और एनी काउंसिल का मेंबर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मेंबर है, ही कैन बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ एनी हाउस। मतलब बिना राज्यसभा लोकसभा के मेंबर बने आप काउंसिल में जा सकते हो, लेकिन आपको 6 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का मेंबर बनना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और आ जाती है कि पीएम लोकसभा से होने चाहिए राज्यसभा में, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। हमने लोकसभा से भी पीएम देखे, हमने राज्यसभा से भी पीएम देखे। ब्रिटेन में चीजें चेंज कर दी गई थी 1920 के बाद। उनका जो लोअर हाउस है, जो उनकी लोकसभा है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, पीएम वहीं से आता है। तो ऋषि सुनक हाउस ऑफ कॉमन्स के, यानी ऐसा समझो हिंदी में ब्रिटेन वाली लोकसभा के मेंबर है, राज्यसभा के नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं दे रखा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हम लास्ट टाइम कर चुके थे। अब एक चीज आ जाती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या फर्क होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कौन कौन पार्ट होते हैं? देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, में कैबिनेट एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कम मेंबर्स वाली, 8 10 12 15, एकदम जो आप देखते हो ना, पीएम, उनके होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो एकदम कोर है, जो एकदम सीजन्ड पॉलिटिशियंस है। काउंसिल में क्या होता है, सारे के सारे काउंसिल आ जाते हैं। अच्छा, एक पोस्ट होती है डिप्टी पीएम की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये काउंसिल का ही पार्ट होते हैं, ये ऐसे ही क्रिएट कर दी जाती है। 2 बार आज तक क्रिएट की गई। तो अकॉर्डिंगली आप देखना, 3 बार इनफैक्ट, अकॉर्डिंगली आप देखना कि काउंसिल इस तरह से बनती है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि लेटर से गवर्नमेंट हटानी है तो कैसे हटाई जाती है? गवर्नमेंट हटाई जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास पत्र कहां पे आएगा? लोकसभा में आएगा। कौन लाएगा? ऑपोजिशन लाएगा। लोकसभा के ऑपोजिशन के 50 मेंबर्स जो हैं वो जाएंगे, स्पीकर को बोलेंगे कि हमें सरकार हटानी है, हमारे सरकार में ट्रस्ट नहीं रहा। फिर क्या होगा? ऐसे में स्पीकर उस मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नोटिस दिया जाएगा और अल्टीमेटली उस दिन वोटिंग होगी। वोटिंग में फ्लो टेस्ट होगा। फ्लो टेस्ट में गवर्नमेंट को अपने नंबर्स प्रूव करने होंगे, ये दिखाना होगा कि हाँ, हम 273 से ज्यादा एमपीज हैं, हमारे पास 273 एमपीज हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी की, वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या है? कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। अटॉर्नी का काम क्या है? अटॉर्नी का काम है कि गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना, प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस देना, गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स को, यूनियन ऑफ इंडिया के लीगल मैटर्स को कोर्ट में परस्यू करना। क्या तो यानी सरकार के अपने वकील हैं, और इनको आर्टिकल 76 में एक्सप्लेन किया गया है, कहा गया है कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। इनका रिमूवल कौन करेगा? ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहेंगे। बस ये 2-3 बातें ध्यान रखना। फिर कौन बन सकता है? सबसे पहली बात, सिटीजन होने चाहिए और क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। ये सुप्रीम कोर्ट जज बनने योग्य होने चाहिए। अब आप पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं? ऐसा कोई भी हाई कोर्ट का जज जो 5 साल से किसी हाई कोर्ट में जज हो, ऐसा कोई भी हाई कोर्ट का वकील, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एमिनेंट जूरिस्ट वो होते हैं जो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते लेकिन डिग्री से लॉयर होते हैं, मतलब लॉ प्रोफेसर जो होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्टीमेटली अटॉर्नी जनरल के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए दिया गया है। नाउ कम्स काम क्या है, ड्यूटीज क्या है। देखो, आइडिया नंबर 1 इज एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन व्हाटएवर ड्यूटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू लीगल मैटर्स। कभी कभी प्रेसिडेंट को किसी लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए। प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो अटॉर्नी को बताते हैं कि जाओ मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट से बात पूछ के आओ। तो ये आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। देन उसके अलावा गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर होना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी भी केस को लड़ना, ये सारे काम अटॉर्नी के रहते हैं। अच्छा, अटॉर्नी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो ऐसी कोई प्रैक्टिस ना करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो, या ऐसी किसी पार्टी के लॉयर ना बने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस लड़ रही हो। दूसरी चीज है, क्रिमिनल प्रैक्टिस ना करें तो बेटर है, और अगर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लें। तो इस तरह से आपने देखा ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब अल्टीमेटली इनकी राइट्स क्या क्या हैं? इनके राइट्स ये हैं कि ये किसी भी कंट्री के कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, ये पार्लियामेंट में जाके बैठ सकते हैं, लेकिन वहां वोट नहीं करेंगे। ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं है इनके पास। इस तरह से भाई इनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, तो इनको ये जॉब करने के लिए ये राइट्स चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है कि देन व्हाट इज द टेन्योर। टेन्योर क्या है इनका? देखो, लॉ ऑफिसर्स एक्ट ऑफ 1987 ये कहता है कि 3 साल का होना चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता, तो हम कहेंगे नॉट फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, देन उसके बाद कब तक रहते हैं? जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहता है, और अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देके चले जाते हैं। ड्यूटीज मैंने आपको बताई दी हैं। राइट्स क्या क्या है इनके? ये किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, किसी भी प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, किसी भी मीटिंग में पार्लियामेंट की पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इनको सारे वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो एमपी को मिलते हैं। ठीक है, एमपी वाले बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। ठीक है, काउंसिल वाले बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये फुल टाइम नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट से कोई सैलरी ड्रॉ नहीं करते। इनको क्या मिलता है? इनको केस टू केस बेसिस पे रेम्युनरेशन मिलता है। जैसे इस हफ्ते अगर गवर्नमेंट के 10 केसेस लड़े, 10 केसेस का रेम्युनरेशन फिक्स है। इस तरह से जैसा काम होता है वैसे पैसे मिलते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अच्छा, अब बात आती है कि हमने ऑफिस लिया, हमने लिया यूएसए से, हमने देखा यूएसए में इस ऑफिस की वर्किंग को। यूएसए और इंडिया में क्या फर्क है? देखो, यूएसए में जो अटॉर्नी जनरल होता है वही लॉ मिनिस्टर भी होता है, यानी वो सारे लॉ फंक्शंस देखता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है प्रेसिडेंट के। इंडिया में क्या है? इंडिया में हमने एक बात ध्यान रखी है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट होने चाहिए। मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो ऐसे में अब आपने एक अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर दिया। अटॉर्नी जनरल जो है वो कोई इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड पोस्ट है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में फिर हमें एक सेपरेट लॉ मिनिस्टर भी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे लॉ मिनिस्टर अलग होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक अलग पोस्ट होती है। तो ये 2 अलग अलग पोस्ट आप देखेंगे, और इस तरह से वो भी एडवाइजर होते हैं, ये भी एडवाइजर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा
इंडिया में प्रेसिडेंट के पास पावर है आपके एडवोकेट सॉरी अटॉर्नी जनरल को रिमूव करने की, लेकिन वेयर एज इन यूएसए में अगर वहां की सीनेट को लगता है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो ठीक से काम नहीं कर रहे तो उनको इम्पीच किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट का अटॉर्नी जनरल पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये बातें सारी ध्यान रखने वाली हैं। बाकी इन्हीं के साथ एक और पोस्ट आती है, वो है सॉलिसिटर जनरल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ध्यान रखना। इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कहां से आई? फिर ये लॉ ऑफिसर 1987 एक्ट से आई है, बस इतना ध्यान रखना। इन्हीं के अंडर में एएसजी होते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर ये कैसे काम करते हैं? देखो ऐसे होते हैं, एक होते हैं अटॉर्नी, उनके अंडर होते हैं सॉलिसिटर, और उनके अंडर कई सारे 8 9 4 5 ऐसा नंबर फिक्स नहीं है, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल्स हो सकते हैं। ये सब मिलके क्या करते हैं? ये पूरी एक लॉयर्स की टीम होती है जो गवर्नमेंट के मैटर्स को डील करती है कोर्ट में। क्लियर है? तो हमने ये देखा कि बाय लॉ ऑफिसर कंडीशन सर्विस रूल्स सॉरी 1972, ठीक है, 87 नहीं 72। अब सॉलिसिटर का अपॉइंटमेंट वही प्रेसिडेंट, एलिजिबिलिटी वही अटॉर्नी जनरल वाली। ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। और अटॉर्नी जनरल क्या है? अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। नेक्स्ट इज अब बात आती है रीअपॉइंटमेंट की, कि ये लोग रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। ड्यूटी सॉलिसिटर जनरल की भी वही है, सारी चीजें वही, सब कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और बस ये ध्यान रखना कि वो क्या करते हैं, सॉलिसिटर जनरल इज देयर टू सपोर्ट, इसको सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट दी ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और स्टेट का पार्ट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का, तो समझ लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। फिर ये एडवोकेट जनरल क्या है? देखो जैसे अटॉर्नी जनरल आपके सेंटर पे होते हैं, सिमिलर मैनर में एडवोकेट जनरल आपके स्टेट पे होते हैं। तो आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी एन एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे। एडवोकेट जनरल वही सारे काम करते हैं जो स्टेट के लिए, जो सेंटर के लिए अटॉर्नी कर रहे होते हैं। इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो वैसा ही है जो हाई कोर्ट के जज वाली है। तो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, ठीक है, सेम मेथड है। और कई बार ये कहा जाता है जैसे एक गवर्नमेंट ने एक अटॉर्नी को या एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया, अब क्योंकि टेन्योर तो है नहीं, जैसे आज अपॉइंट किया, एक साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो अटॉर्नी लोग यूजुअली रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि नई सरकार आती है, वो अपना नया अटॉर्नी लाती है। ये माना जाता है, ये कन्वेंशन है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, ये कन्वेंशन है और उसी कन्वेंशन का पार्ट है। अब नेक्स्ट ड्यूटी, एडवोकेट जनरल की भी वही ड्यूटी है जो अटॉर्नी की है। अटॉर्नी की वही ड्यूटी यूनियन पे है, एडवोकेट की वही ड्यूटी स्टेट पे है। एडवोकेट वही सारे मैटर जो हैं वो स्टेट पे देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आर्टिकल 76 हमारा हो गया, आर्टिकल 165 भी हो गया। अदर देन दैट हमने सॉलिसिटर जनरल भी पढ़ लिया। तो यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव अब खत्म हो गया। अब हमें एक चीज और ऐड करनी है, एक और एडिशन हमें यहाँ देखना होगा, वो है कि आर्टिकल 77 और 78 क्या कहते हैं। देखो 77 बात करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की, कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंडक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 78 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बताता है कि प्राइम मिनिस्टर इज ड्यूटी बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन कि सरकार कैसे चल रही है, कम्युनिकेट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो समय समय पे सरकार के चलने का ब्यौरा, स्टॉक ऑफ द गवर्नमेंट लेते रहें, कैसे काम चल रहा है, क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट को लगता है कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, वो पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर को बुला के बताओ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो जितने भी कैबिनेट के डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस को जाके बताएं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो डिसीजंस लिए वो सब जाके बताएं, और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट भी डे टू डे गवर्नेंस से वाकिफ रहे। तो ही इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द डे टू डे गवर्नेंस, ठीक है। So this is how we have completed Union Executive. We shall be meeting in next class. We'll be doing Parliament and after Parliament Judiciary, और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और जल्द ही फोकस बैच का सिलेबस भी पूरा करेंगे। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।